गंगा किनारे बसे छोटे से गांव में भोला नाम का एक गरीब आदमी रहता था। भोला की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। वह बचपन से ही मेहनत करता आ रहा था, लेकिन गरीबी उसका साथ नहीं छोड़ रही थी। उसके माता पिता खेतों में मजदूरी करते थे और जब वह भी उन्हीं की तरह मजदूरी करने लगा। भोला की शादी कम उम्र में हो गई थी और कुछ सालों में उनके 2 बच्चे हो गए। परिवार बढ़ने के साथ खर्चे भी बढ़ने लगे, लेकिन मजदूरी से घर चलाना मुश्किल हो रहा था। कई बार पेट भरने के लिए सिर्फ पानी पीकर ही सोना पड़ता। एक दिन जब भोला को काम नहीं मिला तो वह उदास होकर गांव के चौपाल पर बैठ गया। वहीं एक बूढ़े दादाजी बैठे थे, जो गांव के सबसे समझदार इंसानों में से एक थे। उन्होंने भोला से पूछा, बेटा इतना उदास क्यों है? भोला ने अपनी परेशानी बताई तो दादाजी बोले, काम के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो, भगवान भी मदद करेगा अगर मेहनत करोगे। भोला को उनकी बात दिल को छू गई। उसने सोचा कि क्यों ना अपनी चाय की दुकान खोली जाए। मगर दिक्कत यह थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की। विमला ने अपने बचाए हुए कुछ पैसे भोला को दिए और गांव के एक दोस्त से उसने थोड़ा और उधार लिया। भोला ने गांव के चौपाल के पास एक पुराना लकड़ी का ठेला खरीदा और चाय बनाने का सामान जुटाया। पहले ही दिन उसने बड़ी मेहनत से चाय बनाई और राहगीरों को पिलाई। शुरुआत में ग्राहक कम आए, लेकिन उसकी चाय की खुशबू और स्वाद धीरे धीरे लोगों को आकर्षित करने लगी। कुछ ही महीनों में भोला की चाय की दुकान मशहूर हो गई। गांव के लोग, किसान मजदूर, स्कूल के बच्चे सब उसकी दुकान पर आने लगे। भोला हर ग्राहक से प्यार से बात करता और उन्हें चाय के साथ अपनापन भी परोस। हालांकि सफलता इतनी आसान नहीं थी। कई बार पुलिस वाले उससे दुकान हटाने को कहते, तो कभी गांव के बड़े लोग उसे तंग करते, लेकिन भोला ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे पैसे बचाए और पक्की दुकान बनाने की सोची। कुछ सालों बाद भोला ने अपनी छोटी सी पक्की दुकान बना ली। अब उसकी दुकान पर बिस्कुट, समोसे और ब्रेड पकड़े भी मिलने लगे। उसका परिवार खुशहाल हो गया। बच्चे स्कूल जाने लगे और पत्नी को भी उसने दुकान में मदद करने के लिए साथ रखा। एक दिन वही बूढ़े दादाजी फिर से उसकी दुकान पर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैंने कहा था ना कि मेहनत करने वालों को भगवान भी मदद करता है। भोला ने कहा, दादाजी आपकी बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर इंसान ठान ले तो कोई भी गरीबी उसे रोक नहीं सकती। भोला की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हम मेहनत, धैर्य और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़े तो सफलता जरूर मिलेगी। एक छोटे से गांव में सोहन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह अपनी पत्नी गीता के साथ मिलकर खेती करता था। उनके एक बच्चे थे, सोहन। दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उनकी मेहनत का फल कभी अच्छा नहीं निकलता था। बारिश कम होती थी तो सूखा पड़ जाता था, ज्यादा बारिश होती थी तो फसलें बर्बाद हो जाती थी। एक दिन सोहन खेत में काम करते हुए उदास हो गया। सोहन, तुम इतने उदास क्यों हो? गीता, हम कितनी भी मेहनत कर ले, हमारा भाग्य साथ नहीं देता। हमारी फसलें कभी भी अच्छे से नहीं उगती हैं। लगता है कि हम इस गांव में कभी खुशहाल नहीं हो पाएंगे। सोहन, हार मत मानो। हमने इतनी मेहनत की है, हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें नए तरीके से खेती करने की कोशिश करनी चाहिए। नए तरीके से कैसे? हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है कि हम नई तकनीक खरीद सके। हम गांव के सरकारी स्कूल में जाकर कृषि वैज्ञानिकों से सलाह ले सकते हैं। शायद वे हमें कुछ अच्छे सुझाव दे सके। सोहन को गीता की बात अच्छी लगी। अगले दिन वे दोनों गांव के स्कूल गए और वहां के कृषि वैज्ञानिक से मिले। वैज्ञानिक ने उन्हें बताया कि उनकी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है। उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे वे अपनी फसलों में जैविक खाद का इस्तेमाल करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। सोहन ने वैज्ञानिक की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें धन्यवाद दिया। घर लौटकर उन्होंने गीता के साथ मिलकर जैविक खाद बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने गांव के अन्य किसानों को भी जैविक खेती के बारे में बताया। अगले साल सोहन ने जैविक खाद का इस्तेमाल करके अपनी फसल उगाई। उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी फसल बहुत अच्छी हुई। उनकी फसल देखकर गांव के अन्य किसान भी हैरान रह गए। उन्होंने बहू,
तुमने सब्जी में अजवाइन क्यों डाल दिया? तुम जानती हो ना, मुझे इससे एलर्जी होती है। माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे तो पता ही नहीं था। निधि जल्दी से जाकर मम्मी के लिए पानी लेकर आओ। अरे नहीं नहीं जीजू, आंटी जी की एलर्जी पानी से नहीं बल्कि शहद से दूर हो जाएगी। 1 मिनट रुकिए। अंजलि दौड़ कर जाती है और शहद लेकर आती है। लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? बस ऐसे ही। आंटी जी ये लीजिए, जल्दी से 1 चम्मच शहद खा लीजिए। अब देखिए थोड़ी देर में आप ठीक हो जाएंगी। तुमने तो एक बार फिर से मम्मी जी की जान बचा ली अंजलि, वरना मैंने तो आज बहुत बड़ी गलती कर दी थी। थैंक यू अंजलि बेटा, तुम तो वाकई में बहुत अच्छी लड़की हो, सबकी मदद भी करती हो और तुम्हें तो कितनी अच्छी नॉलेज है कि एलर्जी होने पर क्या खाना चाहिए। वाकई में तुम बहुत इंटेलिजेंट लड़की हो अंजलि, थैंक यू सो मच। कुछ दिनों के बाद भाभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मेरी एक फाइल है, जरा आप उठाकर रख देना, मैं शाम को आकर आपसे वापस मांग लूंगा। और जरा ध्यान से रखना, बहुत इम्पोर्टेंट फाइल है। ठीक है अमित, मैं आपकी फाइल अच्छे से संभाल कर रखूंगी। अमित के जाने के बाद देखो अंजलि, ये अमित के ऑफिस की एक बहुत इम्पोर्टेंट फाइल है। मैं जानबूझकर इसे कहीं पर छिपा दूंगी और तुम्हें बता दूंगी कि ये फाइल कहाँ रखी है। बस जैसे ही वो मुझसे फाइल ढूंढने के लिए कहेगा, तुम फाइल झटपट ढूंढ कर ले आना और उसे दे देना। वाह दीदी, मुझे इस घर की बहू बनाने के लिए आप कितनी मेहनत कर रही हैं। शाम के वक्त भाभी मैंने आपको एक फाइल संभाल कर रखने को दी थी, प्लीज जरा वापस दे दीजिए ना, मुझे एक प्रेजेंटेशन बनाना है। निधि उस फाइल को ढूंढने का नाटक करती है। क्या करूं देवर जी, आपकी फाइल मिल नहीं रही मुझे। अरे भाभी ये आप क्या कह रही हैं? अगर वो फाइल नहीं मिली तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा, बहुत इम्पोर्टेंट फाइल है। अमित ये रही तुम्हारी फाइल, दीदी ने ऐसी ही बैठक में छोड़ दी थी और वो काम करने वाली आती है ना, वो इसे उठाकर डस्टबिन में डालने वाली थी, लेकिन सुबह मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी तो संभाल कर रख दिया। अंजलि मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, तुम जानती नहीं तुमने मेरे लिए आज क्या किया है। अगर ये फाइल खो जाती ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। देवर जी, मैं तो आपसे पहले से कह रही थी, मेरी बहन अंजलि बहुत अच्छी है। वाकई में बहुत समझदार और इंटेलिजेंट लड़की हो तुम, हमारे फैमिली के लिए कितना कुछ कर रही हो। पहले मम्मी को बचा लिया और आज मेरी फाइल। अगले दिन मुझे लगता है कि अमित भी अंजलि को धीरे धीरे पसंद करने लगा है। तुमने फिर से वही कहानी कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा ना, अंजलि की शादी अमित से हम नहीं करवाना चाहते। देखो बेटा, तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं अमित के लिए किसी दूसरे घर की लड़की लाना चाहती हूँ। एक ही घर की 2 लड़कियां मुझे अपनी बहू बनाकर नहीं लानी। मम्मी जी, मेरी बहन ने आपके लिए इतना कुछ किया और फिर भी आप उसके साथ ऐसा कर रही हैं। तुम गलत समझ रही हो निधि, ये बात तो हम लोगों ने तुम्हें पहले ही कह दी थी। तुम्हारी कोशिशें बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला निधि। देखा दीदी, तुम्हारे सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारे ससुराल वाले मुझे इस घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं है। लगता है अब एक आखिरी खेल खेलना पड़ेगा और देखना उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मजबूरी में मेरी सास को अमित के साथ तुम्हारी शादी करवानी पड़ेगी। लेकिन दीदी अब आप क्या करने वाली हैं? कल रात को जब अमित ऑफिस से देर से लौटेगा तो उसके खाने में बेहोशी की दवा डाल दूंगी। तुम चुपचाप उसके कमरे में उसके बेड पर जाकर लेट जाना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी का सारा काम मैं संभालूंगी। निधि और अंजलि मिलकर अमित को फंसाने का प्लान बनाते हैं। दोनों अमित के खाने में बेहोशी की दवाई डाल देते हैं। भाभी बड़े जोरों की भूख लगी है। दीदी तो सो गई है, आपके लिए खाना मैं लगा देती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे रात काफी हो गई है, तुम सोई क्यों नहीं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, सोचा तुम ऑफिस से लौट कर आओगी, खाना कौन देगा, बस इसीलिए। तुम कितनी अच्छी हो अंजलि, सबका कितना ख्याल रखती हो। थोड़ी देर के बाद खाना खाकर अमित गहरी नींद में सो जाता है और अपने प्लान के हिसाब से अंजलि उसके पास जाकर लेट जाती है। अगली सुबह, मम्मी जी ये देखिए, अमित मेरी बहन अंजलि से कितना प्यार करता है और कल रात को तो उन दोनों के बीच थे जो कोई भी व्यक्ति उनको देखता तो वो पहचान नहीं पाता कौन रामू कौन राजू है इन दोनों में से। एक शाम हरिया अपनी पत्नी से बोलता है, अब तो बुढ़ापा आ गया,
और अब पहले जैसे हाथ पैर भी नहीं चलते। हाँ, अब आपकी और मेरी उम्र हो गई है। अब मुझसे भी घर का काम नहीं होता। क्यों ना रामू और राजू के लिए सुंदर लड़कियां देखकर उनकी शादी कर दी जाए। हाँ भाग्यवान, तू बोल तो सही रही है, लेकिन मुझे रामू की फिक्र है, क्योंकि उसे काम में आलस आता है और वह कैसे अपना गुजारा कर पाएगा। बातें करते करते दोनों सो जाते हैं। और सुबह उठकर हरिया रामू राजू से बोलता है, तुम दोनों खेतों पर चले जाना और एक खेत को खोद आना जिसमें मैं आकर बीज बो दूंगा। और आज मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए पास ही के गांव में जा रहा हूँ। 2 दिन में लौट कर आऊंगा। हरिया तैयार होकर दूसरे गांव की ओर निकल जाता है और रामू राजू भी खेतों की ओर चल देते हैं। दोनों खेतों में जाकर काम करने लग जाते हैं। रामू ठहरा कामचोर। वह थोड़ी देर काम करने के बाद एक पेड़ की छांव में जाकर लेट जाता है। इधर राजू को सुबह से शाम हो जाती है और वह आधा खेत खोद देता है। और हरिया भी अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है। अरे भाई हरिया, कैसे आना हुआ? तुझसे मिलने की इच्छा हुई तो मिलने आ गया। चल अच्छा है, पहले भोजन करते हैं, इसके बाद गप्पे लड़ाएंगे। दोनों साथ में भोजन करते हैं। हाँ भाई हरिया, सुना सब कुशल मंगल? हाँ भाई, सब कुछ कुशल मंगल है। अब तो तेरे दोनों लड़के शादी के लायक हो गए होंगे। हाँ, दोनों शादी के लायक हो गए हैं और खासकर मैं तेरे पास इसीलिए आया हूँ कि कहीं दोनों लड़कों के लिए लड़कियां देख आऊं। वैसे अपनी भी 2 बेटी हैं और दोनों खूब होशियार और चंचल है। अब दोनों की भी उम्र शादी के लायक हो गई है। अगर तुझे कोई एतराज ना हो तो क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दी जाए। इतना सुन हरिया बड़ा खुश होता है। जब वह दोनों लड़कियों को देखता है तो दोनों बहुत ही सुंदर थीं। सुबह होते ही हरिया अपने दोस्त से बोलता है, मैं जल्द ही मेरी बहुओं को लेने आऊंगा। इतना बोलकर हरिया अपने गांव की ओर चल देता है। इधर रामू और राजू भी अपने खेतों पर काम करने के लिए आ जाते हैं और रामू पेड़ की छांव में जाकर सो जाता है। इधर राजू अपने काम में लगा रहता है। शाम होने को आ जाती है और हरिया भी अपने खेतों के पास आ जाता है। रामू की आंख खुलती है तो हरिया उसको आता हुआ दिखता है, तो वह खेत में जाकर काम करने लग जाता है। चलो घर, अब शाम हो गई और खेत भी पूरा खुद गया है। तीनों साथ में घर पहुंच जाते हैं। हरिया अपनी पत्नी और दोनों लड़कों को बताता है कि वह इन दोनों की सगाई पक्की कराया हूं और वह कुछ दिन बाद दोनों का विवाह कर देता है। ऐसे ही कुछ वर्ष निकल जाते हैं। हरिया और उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है और दोनों भाई जमीन और घर का बंटवारा कर लेते हैं। रामू अपने आलसी पने की वजह से खेतों में काम करने नहीं जाता और दिन भर घर में ही पड़ा रहता। इधर राजू अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता है, जिससे रामू और राजू की फसलों में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। एक दिन रामू राजू से बोलता है, तूने अच्छा खेत रख लिया और मुझे यह बहू, तुमने सब्जी में अजवाइन क्यों डाल दिया? तुम जानती हो ना, मुझे इससे एलर्जी होती है। माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे तो पता ही नहीं था। निधि जल्दी से जाकर मम्मी के लिए पानी लेकर आओ। अरे नहीं नहीं जीजू, आंटी जी की एलर्जी पानी से नहीं बल्कि शहद से दूर हो जाएगी। 1 मिनट रुकिए।
अंजलि दौड़ कर जाती है और शहद लेकर आती है। लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? बस ऐसे ही। आंटी जी ये लीजिए, जल्दी से 1 चम्मच शहद खा लीजिए। अब देखिए थोड़ी देर में आप ठीक हो जाएंगी। तुमने तो एक बार फिर से मम्मी जी की जान बचा ली अंजलि, वरना मैंने तो आज बहुत बड़ी गलती कर दी थी। थैंक यू अंजलि बेटा, तुम तो वाकई में बहुत अच्छी लड़की हो, सबकी मदद भी करती हो और तुम्हें तो कितनी अच्छी नॉलेज है कि एलर्जी होने पर क्या खाना चाहिए। वाकई में तुम बहुत इंटेलिजेंट लड़की हो अंजलि, थैंक यू सो मच। कुछ दिनों के बाद, भाभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मेरी एक फाइल है, जरा आप उठाकर रख देना, मैं शाम को आकर आपसे वापस मांग लूंगा। और जरा ध्यान से रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। ठीक है अमित, मैं आपकी फाइल अच्छे से संभाल कर रखूंगी। अमित के जाने के बाद, देखो अंजलि, ये अमित के ऑफिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। मैं जानबूझकर इसे कहीं पर छिपा दूंगी और तुम्हें बता दूंगी कि ये फाइल कहाँ रखी है। बस जैसे ही वो मुझसे फाइल ढूंढने के लिए कहेगा, तुम फाइल झटपट ढूंढ कर ले आना और उसे दे देना। वाह दीदी, मुझे इस घर की बहू बनाने के लिए आप कितनी मेहनत कर रही हैं। शाम के वक्त, भाभी मैंने आपको एक फाइल संभाल कर रखने को दी थी, प्लीज जरा वापस दे दीजिए ना, मुझे एक प्रेजेंटेशन बनाना है। निधि उस फाइल को ढूंढने का नाटक करती है। क्या करूं देवर जी, आपकी फाइल मिल नहीं रही मुझे। अरे भाभी ये आप क्या कह रही हैं? अगर वो फाइल नहीं मिली तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। अमित ये रही तुम्हारी फाइल, दीदी ने ऐसी ही बैठक में छोड़ दी थी और वो काम करने वाली आती है ना, वो इसे उठाकर डस्टबिन में डालने वाली थी, लेकिन सुबह मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी तो संभाल कर रख दिया। अंजलि मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, तुम जानती नहीं तुमने मेरे लिए आज क्या किया है। अगर ये फाइल खो जाती ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। देवर जी, मैं तो आपसे पहले से कह रही थी, मेरी बहन अंजलि बहुत अच्छी है। वाकई में बहुत समझदार और इंटेलिजेंट लड़की हो तुम, हमारे फैमिली के लिए कितना कुछ कर रही हो। पहले मम्मी को बचा लिया और आज मेरी फाइल। अगले दिन, मुझे लगता है कि अमित भी अंजलि को धीरे धीरे पसंद करने लगा है। तुमने फिर से वही कहानी कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा ना, अंजलि की शादी अमित से हम नहीं करवाना चाहते। देखो बेटा, तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं अमित के लिए किसी दूसरे घर की लड़की लाना चाहती हूँ। एक ही घर की 2 लड़कियां मुझे अपनी बहू बनाकर नहीं लानी। मम्मी जी, मेरी बहन ने आपके लिए इतना कुछ किया और फिर भी आप उसके साथ ऐसा कर रही हैं। तुम गलत समझ रही हो निधि, ये बात तो हम लोगों ने तुम्हें पहले ही कह दी थी। तुम्हारी कोशिशें बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला निधि। देखा दीदी, तुम्हारे सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारे ससुराल वाले मुझे इस घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं है। लगता है अब एक आखिरी खेल खेलना पड़ेगा और देखना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मजबूरी में मेरी सास को अमित के साथ तुम्हारी शादी करवानी पड़ेगी। लेकिन दीदी अब आप क्या करने वाली हैं? कल रात को जब अमित ऑफिस से देर से लौटेगा तो उसके खाने में बेहोशी की दवा डाल दूंगी। तुम चुपचाप उसके कमरे में उसके बेड पर जाकर लेट जाना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी का सारा काम मैं संभालूंगी। निधि और अंजलि मिलकर अमित को फंसाने का प्लान बनाते हैं। दोनों अमित के खाने में बेहोशी की दवाई डाल देते हैं। भाभी बड़े जोरों की भूख लगी है। दीदी तो सो गई है, आपके लिए खाना मैं लगा देती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे रात काफी हो गई है, तुम सोई क्यों नहीं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, सोचा तुम ऑफिस से लौट कर आओगी, खाना कौन देगा, बस इसीलिए। तुम कितनी अच्छी हो अंजलि, सबका कितना ख्याल रखती हो। थोड़ी देर के बाद खाना खाकर अमित गहरी नींद में सो जाता है और अपने प्लान के हिसाब से अंजलि उसके पास जाकर लेट जाती है। अगली सुबह, मम्मी जी ये देखिए, अमित मेरी बहन अंजलि से कितना प्यार करता है और कल रात को तो उन दोनों के बीच